आपने कभी सोचा है अगर कोई इंसान दुनिया को इमोशंस के बिना देखे तो उसके लिए ये दुनिया कैसी होगी। वेलकम टू द डार्क कोल्ड एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ वेडनेसडे। ये एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ स्माइल्स रेयर हैं, फीलिंग्स ऑप्शनल है और साइलेंस भी अपनी कहानी सुनाता है। इस स्टोरी के सेंटर में है वेडनेसडे एडम्स, एक ऐसी लड़की जो ना लोगों को इम्प्रेस करना चाहती है ना ही दुनिया के रूल्स फॉलो करना। वो अलग है और उसे इस बात पर बिल्कुल रिग्रेट नहीं। स्टोरी हमें ले जाती है नेवरमोर एकेडमी, एक स्कूल जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए बना ही नहीं। ये जगह उन लोगों के लिए है जो सोसाइटी के लिए डिफरेंट है, जिन्हें दुनिया समझ नहीं पाती और जिन्हें अक्सर आउटकास्ट कह दिया जाता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेडनेसडे यहाँ भी सबसे ज़्यादा अलग लगती है। वेडनेसडे सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करती, वो सवाल पूछती है। वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती जब तक उनका लॉजिक ना समझ ले। इसी वजह से वो ऐसी चीज़ों में घुस जाती है जिनसे बाकी लोग दूर रहना पसंद करते हैं। यह सीरीज़ सिर्फ मिस्ट्री नहीं है, यह एक करेक्टर स्टडी भी है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो दोस्ती से ज़्यादा सच पे बिलीव करती है, जो इमोशन से ज़्यादा कंट्रोल पे भरोसा करती है और जो कभी दिखावा नहीं करती कि वो नॉर्मल है। कहानी में रिलेशनशिप्स तो हैं पर सिंपल नहीं, सीक्रेट्स भी हैं पर सतह पर नहीं, और यहाँ हर इंसान के पास कुछ ऐसा है जो वो दुनिया से छुपाना चाहता है। वेडनेसडे सीजन 1 आपको जंपस्केयर से ज़्यादा स्लो मिस्ट्री देता है। हर एपिसोड के साथ एक स्ट्रेंज सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है। यह सीरीज़ आपको शॉक करने से पहले सोचने पर मजबूर करती है। हर एपिसोड एक नया लेयर ओपन करता है, लेकिन पूरी पिक्चर कभी तुरंत रिवील नहीं होती। इस कहानी को इतने खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि वो आपको मज़ा देती है। सभी की एक्टिंग और शो का प्रेजेंटेशन लाजवाब है। सो बी रेडी टू डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ वेडनेसडे। वेडनेसडे एडम्स इस कहानी की लीड रोल, और पूरी कहानी इसी कैरेक्टर के चारों ओर घूमने वाली है। वेडनेसडे को हम हाई स्कूल में देखते हैं। उसे स्कूल से कोई लगाव न होने की सबसे बड़ी वजह है उसका मिजाज और नज़रिया। वेडनेसडे अपने भाई पक्सली की मदद करती है क्योंकि उसे कुछ स्टूडेंट्स ने लॉकर में बंद कर दिया होता है। वो और उसका छोटा भाई पक्सली सेम स्कूल में पढ़ते हैं। पक्सली को छूने पर वेडनेसडे को एक साइकिक झलक दिखती है। जिन्होंने भी उसे लॉकर में बंद किया था, वेडनेसडे अपनी दिव्य दृष्टि में उन्हें देख पाती है। वेडनेसडे को कुछ समय से अनजान तरीके से साइकिक झलक दिखती है जिस पर उसका कोई काबू नहीं। इसके बाद वेडनेसडे पहुंच जाती है बदला लेने, और वो उन स्टूडेंट्स के स्विमिंग प्रैक्टिस सेशन के दौरान स्विमिंग पूल में पुराना फिश डाल देती है। इसके बाद होने क्या था, वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। यहाँ हम मिलते हैं वेडनेसडे के पेरेंट्स से, गोमेज एडम्स एंड मोर्टिशिया एडम्स और उनका ड्राइवर लर्च। एडम्स फैमिली काफ़ी डार्क फैमिली है और साथ में रोमांटिक भी। यहाँ से वेडनेसडे की एक नई शुरुआत होने जा रही है क्योंकि वो जा रही है नेवरमोर एकेडमी, एक आउटकास्ट स्कूल जिसकी शुरुआत हुई थी 1791 में। नेवरमोर दूसरे बोर्डिंग स्कूल जैसा नहीं है, वो एक जादुई जगह है जो कि बनाई होता है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास छुपी हुई जादुई शक्तियाँ हैं, जो कि नॉर्मल या कहें नॉर्मीज नहीं है। वेडनेसडे के पेरेंट्स का नेवरमोर से पुराना नाता है, वो यहाँ के स्टूडेंट्स रह चुके हैं और उन्हें लगता है कि वेडनेसडे को भी नेवरमोर से प्यार हो जाएगा, पर वेडनेसडे को ऐसा नहीं लगता। उसके लिए आज तक कोई स्कूल बना ही नहीं। नाउ वेलकम टू नेवरमोर एकेडमी। लैरिसा वीम्स नेवरमोर की प्रिंसिपल है, जो कि नेवरमोर की पुरानी स्टूडेंट भी रह चुकी है। गोमेज और मोर्टिशिया पहले मिस वीम्स के साथ पढ़ा करते थे। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे की पढ़ाई का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा है। पिछले 5 सालों में आर्ट स्कूल पढ़ाई में परफेक्ट मार्क्स होने के बावजूद भी, और इसकी वजह है उसका एटीट्यूड। फिर भी उसे किसी बात का अंशमात्र पछतावा और दुख नहीं, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से अब यहाँ वेडनेसडे को अलग से मेंटल थेरेपी क्लासेस लेनी पड़ेगी, हफ्ते में 2 बार, ताकि वो सबके साथ मेंटली फिट हो सके। अब आते हैं ऑफिलिया हॉल में। यह वेडनेसडे का रूम। ऑफिलिया एडम्स, मोर्टिशिया एडम्स की बहन, वो पहले यहाँ रहा करती थी। उन्हीं के नाम पे इसे नाम दिया गया है, ऑफिलिया हॉल। वेडनेसडे की रूमी का नाम है इनिड सिंक्लेयर। वेडनेसडे को जहाँ रंगों से एलर्जी होती है, वहीं इनिड उसके अपोजिट है, जिसे रंग बहुत पसंद है। इसीलिए वेडनेसडे को स्पेशली ब्लैक एंड वाइट यूनिफॉर्म दी जाएगी। बात करें नेवरमोर की तो यहाँ कई प्रजाति के लोग रहते हैं। वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, सायरन्स, गोर्गन्स, साइकिक्स, शेपशिफ्टर्स, स्पार्क्स, फैसलेज, ज़ॉम्बीज, बॉटनिकल्स, सामर्स, पायरोस और भी कई। फिलहाल कुछ कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। एनिड एक वेयरवुल्फ है
बियंका बार्कले, जिसके पास है हिप्नोसिस एबिलिटी। बियंका एक सायरन है। एजेक्स पेट्रोपोलस, एजेक्स एक गोर्गन है जिसके सर पे सांप है, जिससे वो किसी को भी स्टोन कर सकता है सिर्फ कुछ वक्त के लिए। एंड जेवियर थॉर्प, जेवियर एक साइकिक है जिसके पास है मैनिफेस्टेशन की शक्ति। बियंका और जेवियर का कोई चक्कर था बट अब ब्रेकअप हो गया, वजह कोई नहीं जानता। वैसे वेडनेसडे की बात करें तो वो एक साइकिक है जिसकी झलक हमें शुरू में ही मिल चुकी है। अब वेडनेसडे के हफ्ते के लिए अपनी फैमिली से नहीं मिल सकती। नेवरमोर के रूल्स। मोर्टिशिया वेडनेसडे को एक गिफ्ट देती है, W, और उल्टा करो तो M। ये डिनोट करता है वेडनेसडे और मोर्टिशिया के रिलेशन को। और इसकी खास बात है कि ये एक ऑब्सीडियन पत्थर से बना है जिससे एस्टिक प्रिस्ट दिव्य दृष्टि पैदा करते थे। वेडनेसडे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। उसकी माँ को लगता है वेडनेसडे खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक दिन उसे भी नेवरमोर से प्यार हो जाएगा। नेवरमोर उसकी ज़िंदगी बदल देगा। एक बात तो हम जान गए, वेडनेसडे किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती, कड़वे मिजाज की। यही तो इस कैरेक्टर की खासियत है जो उसे सबसे अलग बनाती है। वेडनेसडे पर नज़र और उसका ध्यान रखने के लिए उसके पेरेंट्स ये जिम्मेदारी देते हैं थिंग को। थिंग एक कटा हुआ हाथ है जिसकी खुद की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है। थिंग के कारनामे भी आपको बहुत एंटरटेन करने वाले हैं, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे थिंग खाता कहाँ से है, देखता कैसे है और सुनता कैसे है? खैर जादुई दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। नाउ कम टू जेरिको। जिस टाउन में नेवरमोर है उस टाउन में कुछ समय से कुछ अनजान घटनाएं घट रही हैं। क्राइम सीन से इंसान की लाश के टुकड़े बरामद होते हैं और ऐसे इन्वेस्टिगेट करते हैं यहाँ के शेरिफ डोनोवन गैल्पिन, पुलिस हेड ऑफ जेरिको। शेरिफ गैल्पिन को लगता है ये कत्ल नेवरमोर से जुड़ा है। सीन वापस वेडनेसडे और इनेट पर आता है। ऐसा लगता है दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही क्योंकि उनके रूम में अब लक्ष्मण रेखा खिंच चुकी थी। इसी दौरान मैरिनल थॉर्नेल वहाँ आती है जो कि उनकी बॉटनी टीचर है और केयरटेकर भी। मिस थॉर्नेल एक नॉर्मी है। वेडनेसडे के लिए वेलकम गिफ्ट आया है एंड उसे नेवरमोर के कुछ रूल्स भी पता होना चाहिए। अब अगले दिन वेडनेसडे की मुलाकात होती है बियंका से और कुछ नए कैरेक्टर से। रोवन लेस्लो। रोवन भी एक साइकिक है जिसकी खासियत है टेलीकाइनेटिक साइकिक पावर्स। रोवन तलवारबाजी में बियंका से आसानी से हार जाता है। बियंका को लगता है कि वो सबसे बेस्ट है, लेकिन अब कोई है जो उसे टक्कर देने आया है। वेडनेसडे उसे चैलेंज करती है। ये सब तो वेडनेसडे के खानदानी शौक है। एंड फिर शुरू होती है दोनों की कमाल की तलवारबाजी। पहला पॉइंट जाता है वेडनेसडे को। दूसरे मैच में बियंका भी एक पॉइंट अपने नाम करके मैच ड्रॉ कर देती है। अब अगला पॉइंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेडनेसडे चाहती है कि वो बिना मास्क के लड़े क्योंकि खून करेगा जीत का फैसला। चैलेंज एक्सेप्टेड। तीसरा मैच तो और भी रोमांचक होता है लेकिन वेडनेसडे हार जाती है और उसके सर पे कट लग जाता है। फिर पट्टी करवाते समय उसकी मुलाकात होती है रोवन से। रोवन को लगता है कि इस आउटकास्ट स्कूल में उसका फिट हो पाना मुश्किल है, लेकिन इस मामले में तो वेडनेसडे उसे भी पीछे छोड़ देगी। कुछ भी हो, लेकिन थिंग अपना काम बखूबी कर रहा है। वेडनेसडे वहाँ से निकल आती है। उसके ऊपर पत्थर का पुतला गिरने वाला था जिसे गारगोइल कहते हैं। जेवियर वेडनेसडे को बाल बाल बचा लेता है लेकिन वेडनेसडे बेहोश हो जाती है और जब होश आता है तो जेवियर उसके सामने होता है। जेवियर और वेडनेसडे पहले भी बचपन में मिल चुके हैं। अब वेडनेसडे अपने रूम में आ चुकी थी। यहाँ फाइनली थिंग पकड़ा जाता है। थिंग को यहाँ कंडीशन दी जाती है, सज़ा या वफादारी। ऑब्वियसली वो वेडनेसडे से वफादारी की कसम खाता है और उसकी तरफ हो जाता है। इनका पहला लक्ष्य है इस टीनेज जेल खाने से भागने का, जो कि शुरू होता है अब। वेडनेसडे टाउन जाती है अपनी थेरेपी क्लास के लिए। प्रिंसिपल विम्स को वेडनेसडे पर यकीन नहीं, इसलिए वो खुद उसके साथ आती है। डॉक्टर वेलरी कन्वर्ट वेडनेसडे की थेरेपी क्लास टीचर। लगता नहीं कि वेडनेसडे के लिए थेरेपी क्लास किसी काम आएगी। वेडनेसडे बाथरूम का बहाना करके खिड़की से होकर छत से उतरकर प्रिंसिपल विम्स की नज़रों के पीछे से फरार हो जाती है। इसी बीच रास्ते में वेडनेसडे एक आदमी से टकराती है। अगेन उसे साइकिल चालक दिखती है जिसमें वो आदमी एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। वेडनेसडे से इग्नोर करके अपने प्लान पर ध्यान देती है और वो पहुंच जाती है एक कैफ़े में जहां उसकी मुलाकात होती है टाइलर गैल्पिन से। टाइलर यहाँ काम करता है। वेडनेसडे को सिर्फ टैक्सी या ऊबर की तलाश है ताकि वो यहाँ से निकल सके, बट जेरिको में टैक्सीज एंड ऊबर नहीं चलते। वेडनेसडे टाइलर की कॉफ़ी मशीन ठीक करती है, इसलिए टाइलर वेडनेसडे को खुद से मदद ऑफर करता है, बट वेडनेसडे को थोड़ा वेट करना होगा और कोई रिश्वत भी नहीं चलेगी। वेडनेसडे के पास कोई रास्ता नहीं होता।
डॉक्टर केनवॉट एंड प्रिंसिपल वीम्स को पता चल चुका था कि वेडनेसडे भाग चुकी है। यहाँ हम 3 लोगों से और मिलते हैं, लूकस वॉकर और उसके दोस्त। लूकस के पिता यहाँ के मेयर हैं, नोवेल वॉकर, पॉलिटिकल हेड ऑफ जेरिको, पिलग्रिम वर्ल्ड के मालिक भी। पिलग्रिम वर्ल्ड जेरिको का थीम पार्क है। यहाँ लूकस और उसके दोस्त गलती कर देते हैं और वेडनेसडे से भिड़ जाते हैं, बट वेडनेसडे को फाइटिंग भी आती है। वेडनेसडे फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी शेरिफ गैल्पिन वहाँ आ जाते हैं और उसी समय प्रिंसिपल वीम्स भी। शेरिफ गैल्पिन टाइलर के पिता हैं। शेरिफ यहाँ वेडनेसडे के पिता के बारे में बात करते हैं, गोमेज एडम्स। उसे तो मर्डर के जुर्म में जेल के अंदर होना चाहिए। स्कूल के पहले ही दिन वेडनेसडे शेरिफ गैल्पिन की नज़र पर चढ़ जाती है। प्रिंसिपल वीम्स को वेडनेसडे की हरकत पर ज़्यादा कोई हैरानी नहीं होती। वापस लौटते समय उन्हें रास्ते में उस आदमी का एक्सीडेंट दिखता है जिसकी झलक वेडनेसडे को आई थी। अब अगले सीन में हम वेडनेसडे को म्यूजिक प्ले करते देखते हैं। म्यूजिक एंड राइटिंग वेडनेसडे की हॉबीज है। यहाँ हमें अलग अलग फ्रेम्स में कई सीन दिखाए जाते हैं। रोवन को एक किताब से एक चित्र का आधा पन्ना फाड़ते हुए, टाइलर को वेडनेसडे के पिता की केस फाइल ढूंढते हुए, और शेरिफ गैल्पिन को टाउन में हो रहे मर्डर केस के सबूत ढूंढते हुए। जेवियर, मिस थॉर्नेल एंड प्रिंसिपल वीम्स। वेडनेसडे के म्यूजिक की धुन इनके कानों तक पहुंच चुकी थी। ये म्यूजिक भी लगता है कि वेडनेसडे की कोई साइकिक पावर्स का हिस्सा है, बट हमें इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ता। शायद इसलिए वो इसे पूरा खत्म नहीं करती। यहाँ इनिड भी पहली बार थिंग से मिलती है। आगे चल के इनकी दोस्ती बहुत गहरी होने वाली है। चलो देखते हैं वेडनेसडे आखिरी बार कब रोई होगी। जब वो 6 साल की थी, उसका एक पालतू बिच्छू था जिसे कुछ लोगों ने कुचल कुचल के मार दिया था। उस दिन वेडनेसडे का काला दिल बहुत रोया था, पर आंसुओं से कुछ ठीक नहीं होता। उस दिन के बाद वो कभी नहीं रोई। अब हम टाइलर को देखते हैं। थिंग उसकी खिड़की पर दस्तक देता है। टाइलर उससे डरकर हमला कर देता है, बट थिंग सिचुएशन हैंडल करता है एंड टाइलर से वेडनेसडे को कॉल करने को कहता है। मुंह से नहीं, हाथ से कहता है। एंड फाइनली वेडनेसडे ने पहली बार इनिट की मदद लेकर सोशल मीडिया की हथकड़ियाँ पहन ही ली, सिर्फ कुछ वक्त के लिए। वेडनेसडे का प्लान क्या है? इस वीकेंड हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सबकी अटेंडेंस ज़रूरी है। वेडनेसडे वहीं से भाग निकलेगी और टाइलर उसे ट्रेन स्टेशन तक पहुंचा सके, उसके बदले में उसे अच्छा इनाम मिलेगा। टाइलर रेडी है बिना किसी इनाम के, क्योंकि उसे भी यहाँ से एक समय पर भागना था। वो इस फीलिंग को समझता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल की रात, प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे पर अपनी नज़रें गड़ाई हुई थी। इनिट को पता है, इसलिए वो वेडनेसडे को अलविदा कहती है एंड वेडनेसडे की मुलाकात जेवियर से भी होती है और तभी टाइलर की भी एंट्री होती है। इसे देखकर जेवियर वहाँ से चला जाता है। वेडनेसडे प्रिंसिपल वीम्स का ध्यान भटका कर वहाँ से निकल लेती है। टाइलर उसे उसके पिता की केस फाइल देता है एंड इसी समय लूकस और उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। वो तीनों पिलग्रिम अपना बदला लेने आए थे, बट वेडनेसडे के पास इसका समय नहीं। वेडनेसडे एंड टाइलर वहाँ से जल्दी से निकलते हैं, बट इसी दौरान वेडनेसडे रोवन से टकरा जाती है एंड उसे अगेन साई की झलक दिखती है। रोवन अपनी जान गंवाने वाला है। रोवन उससे टकराने के बाद भी नहीं रुकता और जंगल की ओर चला जाता है। वेडनेसडे रोवन की जान बचाने के लिए अकेले उसके पीछे चली जाती है, बट रोवन का इरादा तो कुछ और ही होता है। वो वेडनेसडे की जान लेना चाहता है। रोवन अपनी टेलीकाइनेटिक शक्ति का प्रयोग वेडनेसडे के ऊपर करता है। वो गारगोइल भी रोवन ने ही गिराया था। रोवन वेडनेसडे को क्यों मारना चाहता है? क्योंकि उसकी माँ ने मरने से पहले भविष्यवाणी की थी, वेडनेसडे नेवरमोर आते ही सब कुछ और सबको तबाह कर देगी। इसके ऊपर किताब भी लिखी है। रोवन के पास उस किताब का वो चित्र भी है जिसमें वेडनेसडे है, बट यहाँ रोवन का गेम ही बदल जाता है। अचानक एक अजीब मॉन्स्टर कहीं से आता है और रोवन को मौत की नींद सुला देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर वेडनेसडे को कुछ नहीं करता। वेडनेसडे भी हैरान हो जाती है और सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम वेडनेसडे को अपने रूम में देखते हैं। वेडनेसडे को 1 हफ्ता हो चुका है और पहला ही हफ्ता कितना रोमांचक रहा। वो 2 बार मरते मरते बची। उसे पता चला कि उसके पिता खूनी है और ये भी कि वो स्कूल को तबाह कर सकती है। एक खूंखार राक्षस ने उसकी जान बचाई, चाहे जो भी हुआ हो। लेकिन एक बात तो है, वेडनेसडे को यहाँ मज़ा आने वाला है। ये कहानी अब एक विषम मोड़ लेने वाली है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रोवन की लाश का कोई सुराग नहीं मिलता। शेरिफ गैल्पिन वेडनेसडे से कई सवाल करते हैं क्योंकि ये इंसिडेंट उसकी आंखों के सामने हुआ था, पर वेडनेसडे के पास इसका कोई सबूत नहीं। वेडनेसडे को शेरिफ से अकेले में बात करनी है। प्रिंसिपल वीम्स सिर्फ 5 मिनट की इजाज़त देती हैं और कुछ भी रिकॉर्ड ना किए जाए, क्योंकि प्रिंसिपल वीम्स के लिए नेवरमोर की इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी है।
वेडनेसडे को लगता है कि कोई रोवन के खून को छिपा रहा है। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। देखो तो शेरिफ से मिलने कौन आया है, और कोई नहीं बल्कि रोवन। वेडनेसडे साफ साफ गलत साबित हो जाती है, इसलिए कहते हैं जो सुनो उसे सच न मान बैठो, और जो देखो उसे आधा सच, खास तौर पर जब आप एक जादुई दुनिया में हो। अब वेडनेसडे को हम उसके थेरेपी सेशन में देख पाते हैं। डॉक्टर केनबोर्ड वेडनेसडे से यही सब बातें करती है, बट वेडनेसडे को पता है उसने क्या देखा था। वेडनेसडे का नेवरमोर से भागने का इरादा भी बदल जाता है। अब वेडनेसडे को टाइलर मिलता है। उसे नहीं पता कल रात क्या हुआ था, किसी का मैसेज आता और वो वहाँ से चला जाता है। वेडनेसडे इनिट से मिलती है। इनिट किसी पोकअप गेम की तैयारी कर रही थी और उसे खुशी है कि वेडनेसडे का यहाँ से जाने का इरादा बदल गया। वेडनेसडे रुकने वालों में से नहीं है, वो अपने सवालों के जवाब खोद खोद कर निकाल लेगी। उसने रोवन के पास से वो किताब का पन्ना उठा लिया था जिसमें उसका चित्र था। जब आपका जीवन एक जटिल पहेली बन जाए तो वो गौर करने लायक बन जाती है। गौर करने पर वेडनेसडे को उस पन्ने पर कुछ दिखता है, एक निशान। वेडनेसडे प्रिंसिपल वीम से मिलने जाती है क्योंकि उसे रोवन से मिलना है, बट रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया है, उससे अब कोई नहीं मिल सकता। प्रिंसिपल वीम समझ चुकी है कि वेडनेसडे को साइकिल झलक आती है। ये झलकियाँ खतरनाक भ्रमजाल जैसी होती है। इसी उम्र में उसकी माँ को भी झलकियाँ आने लगी थी। अब वेडनेसडे जेवियर से मिलती है। रोवन जेवियर का रूममेट था। कुछ समय से रोवन का बर्ताव अजीब हो गया था। उसके दिमाग पर उसकी टेलीकाइनेसिस पावर का गलत असर होने लगा था और वो अपनी शक्तियों को भी नहीं संभाल पा रहा था। रोवन के बारे में वेडनेसडे को जेवियर से इतना ही पता चलता है। वैसे वेडनेसडे एक सटीक तीरंदाज भी है। प्रिंसिपल वीम्स ने वेडनेसडे को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चुनने को कहा है, इट्स कंपलसरी। इसी वजह से वेडनेसडे की मुलाकात होती है यूजीन ऑटिजर से। यूजीन नेवरमोर अकेडमी के बी कीपिंग क्लब का प्रेसिडेंट है और स्वभाव से बहुत इनोसेंट। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोवन यहाँ से अपना सामान पैक करके जा रहा है। वेडनेसडे उससे बात करने की कोशिश करती है, बट रोवन चाहता है कि वेडनेसडे उसका पीछा ना करे। वेडनेसडे हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। वो थिंक को रोवन के पीछे लगा देती है, लेकिन थिंक की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि रोवन रेलवे स्टेशन की एक बाथरूम में जाता है, लेकिन वहाँ से रोवन की जगह कोई और ही निकलता है। फिर हमें पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि अपनी इच्छाधारी प्रिंसिपल वीम्स है। वो नहीं चाहती रोवन के कत्ल का सच सबके सामने आए और नेवरमोर का नाम खराब हो, इसलिए वो रोवन की फैमिली से भी बात करती है और इस सच को दफना देती है। एक बात तो कन्फर्म हो गई कि रोवन मर चुका है। थिंग ठीक से जासूसी नहीं कर पाया, इसलिए उसे वेडनेसडे से थोड़ा सुनना पड़ता है। फिर वेडनेसडे मिस थॉर्नेल की बॉटनी क्लास अटेंड करती है, जहाँ जेवियर अपना थोड़ा शक्ति प्रदर्शन करता है एंड वेडनेसडे और बियंका में फिर से गर्माहट बढ़ जाती है। ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अब बात करते हैं टाइलर की। टाइलर भी डॉक्टर केनबोर्ड से थेरेपी क्लासेस लेता है। उसका भी गुजरा हुआ पास्ट है जिससे वो उभर नहीं पाया। ये उसकी माँ से जुड़ा है। अब हम थिंक को देखते हैं। वो नाराज़ है क्योंकि वो एक कठपुतली की तरह नाच रहा है, इसलिए वेडनेसडे उसे भी पूरी कहानी बताती है। वेडनेसडे अपनी जगह इनिट को एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास के लिए मना लेती है और वो खुद निकल जाती है उस जगह सबूत ढूंढने जहाँ रोवन मरा था। शेरिफ गैल्पिन ऑलरेडी वहाँ कुत्ते के साथ पुराने केस की खोजबीन कर रहे होते हैं एंड टाइलर उन्हें स्टॉप कर रहा था। टाइलर वेडनेसडे से मिलता है। वेडनेसडे टाइलर को उस रात का सच बता देती है कि असल में उस रात क्या हुआ था। वेडनेसडे को वहाँ रोवन का चश्मा मिलता है। उसे छूने पर वेडनेसडे को अगेन साइकिल झलक आती है। उसे पता चलता है कि रोवन और जेवियर की लड़ाई हुई थी। रोवन ने कैसे गारगोल वेडनेसडे के ऊपर गिराया था और एक किताब भी थी पर्पल कलर की। उसी किताब का तो वो पन्ना है जिसमें वेडनेसडे का चित्र है। टाइलर नहीं समझ पाता वेडनेसडे को अचानक क्या हुआ था। अब वेडनेसडे उस किताब को खोजने लग जाती है। मिस थॉर्नेल से उसे पता चलता है कि वो निशान एक पुरानी सोसाइटी का है, द नाइट शेड्स लाइब्रेरी, जो कि सालों पहले बंद हो चुकी थी। नाइट शेड्स लाइब्रेरी नेवरमोर के ही किसी कोने में है। लाइब्रेरी क्यों बंद हुई रीज़न पता नहीं। अब वेडनेसडे जेवियर के रूम में पहुंच जाती है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो किताब यहीं कहीं होगी। थिंग एंड वेडनेसडे दोनों ही खोजबीन चालू कर देते हैं। उन्हें बुक नहीं मिलती, बट जेवियर जो कि बाथरूम में होता है वो रूम में आ जाता है एंड इसी समय बियंका भी वहाँ आ जाती है और वेडनेसडे बेड के नीचे छिप जाती है। बियंका जेवियर की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उसने अपनी सायरन शक्ति से जेवियर को मैनिपुलेट किया, या कहें बियंका ही चाहती थी कि जेवियर उसे पसंद करे। ये बात जेवियर को पसंद नहीं आई, इसलिए अब वो अलग है। जेवियर वेडनेसडे को पसंद करता है। उसने उसके स्केच भी बनाए हैं। बियंका को वेडनेसडे से बहुत चिढ़ है, इसलिए उसने कल होने वाले पोकअप फिनाले में इनिट की धज्जियां उड़ाने का प्लान बनाया है।
वेनेसडे सब सुन रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि इनिट दुखी है क्योंकि उसकी पॉकअप टीम का को पायलट बीमार है। वेनेसडे को पता है ये बियंका की चाल थी, इसलिए वेनेसडे पॉकअप में हिस्सा लेने का डिसाइड करती है। जब से बियंका नेवरमोर आई है तब से हर साल पॉकअप टीम वही जीतती आ रही है। वेनेसडे बियंका को इतना बेइज्जत करना चाहती है कि उस हार का कड़वा स्वाद उसके गले में आग लगा दे। नाउ फाइनली पॉकअप का दिन आता है। वेनेसडे की टीम का नाम होता है ब्लैक कैट्स, जैसा नाम वैसा रूप। पॉकअप नेवरमोर की सबसे शानदार वार्षिक परंपराओं में से एक है जो कि 125 साल पुरानी है। हर टीम को नाव से रेवन आइलैंड पर जाना है और क्रिस्टोन की गुफा से झंडा लेके बिना डूबे वापस आना है। जो टीम भी जीतेगी पॉकअप विनर पर 1 साल तक हक रहेगा और साथ ही कुछ इनाम भी। और हाँ, गेम के कोई रूल्स नहीं होते। पहले बिना डूबे झंडा लाने वाली टीम विजेता होगी। अब गेम शुरू होता है जिसमें है 4 टीम्स एंड चारों टीम अपनी नाव लेके आगे बढ़ने लगती है। चारों टीम्स के बीच एक शानदार रेस शुरू हो चुकी थी। थोड़ी देर में बियंका अपनी चाल चलती है। उनका एक मेंबर सीक्रेट होता है जो पानी में मरमेड बन सकता है। वो आसानी से एक टीम को दबाकर बाहर कर देते हैं। वेनेसडे खतरे को भांप जाती है। जैसे ही उन पर खतरा आता है वेनेसडे भी अपनी चाल चल देती है और उस मरमेड को जाल में फंसा देती है। ब्लैक कैट्स आसानी से आइलैंड पर पहुंच जाती है। जेवियर की टीम भी वहां ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। यहाँ 1-2 मेंबर झंडा लेने जाते हैं और वहां की नाव के पास रुकते हैं। थिंग जेवियर की टीम का ध्यान भटकाता है एंड इनेट चुपके से उसकी नाव को पंजों से खरोच देती है। यहाँ वेनेसडे अकेले झंडा लेने जाती है। जैसे ही वो क्रेकस्टोन की गुफा को छूती है उसे फिर से साइकिल झलक आती है। वो देखती है उसकी हमशक्ल हूबहू वेनेसडे की कॉपी। वो कहती है असली कुंजी तुम हो एंड वेनेसडे वापस होश में आ जाती है। वो जल्दी से झंडा लेके वहाँ से भागती है क्योंकि बियंका ने भी झंडा उठा लिया था। यहाँ हम देखते हैं जेवियर की टीम की नाव डूबने लगती है। वो आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाते और अब बची थी बस 2 टीम बियंका एंड ब्लैक कैट्स। बियंका फिर से अपनी वही पुरानी चाल चलती है बट इस बार थिंग अच्छे से उसे सबक सिखाता है। अब बारी थी ब्लैक कैट्स की चाल चलने की। जब ब्लैक कैट्स अपनी चाल चलती है तो वो बियंका की टीम की नाव को कुछ ही पलों में डुबो देते हैं। बियंका से ये बर्दाश्त नहीं होता। ब्लैक कैट्स ने अपना टास्क पूरा किया और इस पॉकअप फिनाले की विजेता होती है टीम ब्लैक कैट्स। प्रिंसिपल वीम्स को देख के अच्छा लगता है कि वेनेसडे घुल मिल रही है। पिछली बार जब ऑफिलिया हॉल ने पॉकअप जीता था तब कैप्टन वेनेसडे की माँ थी एंड मिस वीम्स को पायलट। खैर अब आगे बढ़ते हैं। नेवरमोर एक पहेली जैसा है। यहाँ सवाल तो बहुत सारे हैं पर जवाब उतने ही कम। कभी कभी जवाब आंखों के ठीक सामने होता है। वेनेसडे सीक्रेट सोसाइटी द नाइट शीट्स लाइब्रेरी की गुत्थी सुलझा लेती है ताकि वो उस किताब तक पहुंच सके। सीक्रेट सोसाइटी एक छुपी हुई लाइब्रेरी। वहाँ वेनेसडे को वो किताब मिल जाती है बट जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है उसे किडनैप कर लिया जाता है। तो चलो अब वेनेसडे की स्थिति को परखते हैं। अंधेरे में रखने के लिए एक सिर के ऊपर एक बैग, खून का बहाव रोकने के लिए एक कसकर बंधे हुए हाथ और ये पता न होना कि वो जिंदा बचेगी या नहीं। फिर एक कड़क आवाज़ आती है, हमारे खुफिया अड्डे की सीमा किसने लांघी। वेनेसडे आसानी से पहचान लेती है। तुम अपना मास्क हटा सकती हो बियंका। हाई स्कूल के नौसिखिए किडनैपर्स, बट ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। असल में नाइट शेड्स एक सीक्रेट सोशल क्लब है। नाइट शेड्स अभी भी बंद नहीं हुआ। ये सब मेंबर्स इसके गवाह हैं। रोवन भी नाइट शेड्स मेंबर था। वेनेसडे यहाँ तक पहुंची कैसे? रोवन की मदद से। उस पन्ने पर एक निशान था जिसकी मदद से वो पो की मूर्ति तक पहुंची। फिर पहेली सुलझाई और वो पहेली उसे यहाँ तक ले आई। अब सवाल आता है वेनेसडे का करना क्या है, क्योंकि इस लाइब्रेरी में सिर्फ मेंबर्स आ सकते हैं। क्यों ना वेनेसडे को भी शामिल कर लिया जाए। बट वेनेसडे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। उसे तो बस अपना काम निकालना था। वेनेसडे ने खुद ही अपने हाथ खोल लिए और वो आसानी से वहाँ से चली जाती है। वेनेसडे की छानबीन में इतने धागे हैं कि उससे वो कफन की पूरी चादर बुन ले। रोवन मरने के बाद वापस कैसे आया ये हमें तो पता है बट वेनेसडे को नहीं। या वो मॉन्स्टर जंगल में क्यों भटक रहा है, इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले। पर इस समय वेनेसडे को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है उस किताब में। तो सवाल ये है, उस क़यामत की घड़ी में वेनेसडे के सामने एक पिलग्रिम क्यों है, जबकि ये किताब 30 साल पुरानी है। वेनेसडे का तो जन्म भी नहीं हुआ था। अब आउटरीच डे आता है। सभी स्टूडेंट्स को जेरिको में एक दिन के लिए अलग अलग जगह पर वॉलंटियर सर्विस देनी होगी ताकि उनके और नॉर्मीज के बीच अच्छे संबंध बने रहें। जेरिको में एक नए स्मारक की स्थापना भी होगी। थोड़ी देर बाद वेनेसडे को जेवियर मिलता है।
जेवियर उस किताब और वेडनेसडे के चित्र को देखकर हैरान नहीं होता, क्योंकि वो पहले भी ये देख चुका है। बट जोसेफ क्रेस्टोन इस फोटो में वेडनेसडे के सामने क्या कर रहा है? जेवियर जोसेफ क्रेस्टोन के बारे में जानता है। जोसेफ क्रेस्टोन जेरिको का फाउंडर था। फिर वेडनेसडे जाती है पिलग्रिम वर्ल्ड, उसके साथ यूजीन भी होता है। पिलग्रिम वर्ल्ड में जोसेफ क्रेस्टोन के मीटिंग हाउस में उनसे रिलेटेड अमूल्य सामान भी रखे होते हैं। वेडनेसडे वहाँ वॉलंटियर करना चाहती है, बट वहाँ कोई नहीं जा सकता क्योंकि वो जगह फिलहाल मेंटेनेंस के लिए बंद है। यहाँ सभी अपनी वॉलंटियर सर्विस देने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे को फिर से वो 3 पिलग्रिम दिखते हैं। वो उनमें से एक को सबक सिखाती है क्योंकि वो यूजीन को तंग कर रहे थे। यूजीन वेडनेसडे के भाई की तरह है। अब वेडनेसडे चोरी से जोसेफ क्रेस्टोन के मीटिंग हाउस जाती है, यूजीन को पहरेदार बनाकर। यूजीन वेडनेसडे का साथ देता है क्योंकि वो उसका दोस्त है। वेडनेसडे को वहाँ फोटो में वही लड़की दिखती है जिसे उसने अपनी साइकिल झलक में देखा था। वहाँ वेडनेसडे को एक किताब मिलती है, सिर्फ वही एक काम की चीज़ थी, बट वो भी नकली निकली। वेडनेसडे की चोरी पकड़ी जाती है। वहाँ की इंचार्ज एर्नेल से पता चलता है कि किताब पिछले महीने चोरी हो चुकी है और ये असली मीटिंग हाउस भी नहीं है। अब वेडनेसडे आ जाती है टाइलर से मिलने। जेवियर भी वहाँ वॉलंटियर होता है। वेडनेसडे का टाइलर से मिलना जेवियर को सही नहीं लगता क्योंकि उसे लगता है वो उसके लिए ठीक नहीं है। वेडनेसडे को टाइलर से जोसेफ क्रेस्टोन के असली मीटिंग हाउस के बारे में पता चलता है। इसके बाद वो अकेले वहाँ जाती है, जंगल में एक खंडर। वेडनेसडे को वहाँ एक आदमी मिलता है। ये जगह उसका अड्डा है, लेकिन अपना थिंग उसकी नाक में उंगली कर देता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। वेडनेसडे को वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो चीज़ें छू के भी देखती है, लेकिन उससे कोई साइकिल झलक नहीं आती। पर वेडनेसडे जाने लगती है, तभी गेट को छूने पर उसे साइकिल झलक आ जाती है। वो देखती है कि जोसेफ क्रेस्टोन सबका मसीहा बना हुआ है। उसने सभी आउटकास्ट लोगों को ख़त्म करने का ठेका ले रखा है। नॉर्मीज को लगता है आउटकास्ट लोग शैतान होते हैं। अब उस लड़की से मिलता है जो वेडनेसडे की 400 साल पुरानी पूर्वज है, जिसका नाम है गुडी एडम्स। जोसेफ क्रेस्टोन और उसके फॉलोअर्स ने सभी आउटकास्ट लोगों को एक चर्च में कैद कर लिया था और सभी को आग की लपटों में जला दिया। वो बंधे हुए थे सिवाय गुडी के, क्योंकि उसे सबसे आखिर में पकड़ा गया था, इसलिए उसे बिना बंधे ही चर्च में बंद कर दिया और तुरंत उस चर्च में आग लगा दी। गुडी की माँ गुडी को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है। बाद में जाके गुडी एडम्स अपना बदला लेती है। गुडी ने जोसेफ क्रेस्टोन की आत्मा को कैद कर दिया अपना सेक्रीफाइस देकर। गुडी क्रेस्टोन को पूरी तरह ख़त्म न कर सकी। अब वेडनेसडे होश में आ जाती है। होश में आने पर उसे किसी का एहसास होता है। वेडनेसडे को लगता है वही दाढ़ी वाला आदमी होगा, लेकिन ये मॉन्स्टर था। वेडनेसडे चौंक हो जाती है। वो मॉन्स्टर वेडनेसडे को देखकर वहाँ से चला जाता है। वेडनेसडे उसके पैरों के निशान का पीछा करती है। इसी दौरान जेवियर वहाँ जाता है। उसे पता चल गया था कि वेडनेसडे मीटिंग हाउस जाने वाली है। वेडनेसडे को पता चलता है कि मॉन्स्टर एक इंसान है, क्योंकि उसके पैरों के निशान बदल गए थे। जब वो इस जेवियर को दिखाती है तो वो निशान बारिश में पानी से मिट जाते हैं। अब जेवियर को भी लगता है कि रोवन वाली बात सच है। जेवियर ने उसे टेक्स्ट किया था, बट वो नहीं मिलना चाहता और उसका बर्ताव भी अलग था। जेवियर को वेडनेसडे की साइकिक पावर्स का पता चल जाता है, इसलिए वो वेडनेसडे को सलाह देता है कि अपनी साइकिक झलकियों पर भरोसा मत करो, वो हमें अधूरी तस्वीर दिखाती है। जेवियर एक साइकिक मास्टर के साथ रह चुका है, उसके पिता। वेडनेसडे सोचती थी उसे किसी से डर नहीं लगता, बट जोसेफ क्रेस्टोन की आंखें देखने के बाद वो ऐसा नहीं कह सकती। अब वो दिन आ जाता है जब जोसेफ क्रेस्टोन के एक नए स्मारक का उद्घाटन होने वाला है। जोसेफ क्रेस्टोन एक कमीना था, कई लोगों को सच्चाई पता है, फिर भी उसके स्मारक बन रहे हैं। वेडनेसडे के पास इसका भी हल है। वेडनेसडे एंड थिंग का प्लान कुछ अलग होता है। दोनों मिलकर जोसेफ क्रेस्टोन के स्मारक को ही उड़ा देते हैं। प्रिंसिपल वीम्स का पूरा शक जाता है वेडनेसडे पर। प्रिंसिपल वीम्स कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो भी जानती है कि जोसेफ क्रेस्टोन कितना बड़ा कमीना था, और प्रिंसिपल वीम्स ये भी नहीं चाहती कि नेवरमोर का नाम खराब हो। अब हम मीटिंग हाउस को देखते हैं। वो दाढ़ी वाला आदमी वहीं होता है। उसे नहीं पता ये उसकी आखिरी रात है। वो मॉन्स्टर उसका गेम बजा देता है। अब सीन ऑफिलिया हॉल में आता है। वेडनेसडे अपनी नॉवल पे काम कर रही होती है और एनेड एजेक्स से मिलने डेट पर जा रही है। एनेड ने खुद आउटरीच डे पर एजेक्स को प्रपोज किया था। एजेक्स के ना आने पर एनेड का मूड खराब हो जाता है। एजेक्स क्यों नहीं आया? वो इसलिए क्योंकि एजेक्स ने नहाते समय खुद को ही गलती से स्टोन कर लिया था। वेडनेसडे के साथ हो रहे संयोग शक में बदल जाते हैं कि कुछ तो बुरा होने वाला है। रोवन की ड्राइंग में वेडनेसडे क्रेस्टोन से उसका सामना फ्यूचर में होगा। क्रेस्टोन के बारे में गुडी एडम्स की चेतावनी पास्ट में थी
और वो मॉन्स्टर प्रेजेंट में है। ये तीनों संयोग आपस में जुड़े हैं। वो मॉन्स्टर कोई भी हो सकता है। वेडनेसडे की आंखें खुली हैं और वो तब तक खुली रहेंगी जब तक वो सच का पता न लगा ले। अब वेडनेसडे अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए जेरिको के कॉर्नर्स ऑफिस मॉर्ग जाती है। उसके साथ थिंग भी होता है। थिंग चालाकी से कैमरा पर च्युइंगम लगा देता है। वेडनेसडे वहाँ चुपके से बॉडीज को एग्जामिन करती है, विक्टिम्स जिन पर मॉन्स्टर ने अटैक किया था। वेडनेसडे उनके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन लिख रही होती है, किस तरह से मॉन्स्टर ने उन्हें मारा, बॉडी पार्ट्स मिसिंग है और उसके अटैक्स एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं। ये सब एविडेंस वो अपने डिटेक्टिव स्टाइल नोट्स में कलेक्ट करती है ताकि वो पहली सुलझा सके। शेरिफ कैल्पिन और डॉक्टर अनवर का वहाँ आना होता है। शेरिफ उस दाढ़ी वाले इंसान के सिलसिले में आए थे, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वेडनेसडे डॉक्टर की नज़रों में आके भी बच जाती है। उसकी मरने की एक्टिंग का आइडिया उसे बचा लेता है। इस इन्वेस्टिगेशन से एक ज़रूरी बात सामने आई है, हर एक शिकार के शरीर का कोई ना कोई हिस्सा काटकर अलग किया गया है। ये शिकार कोई नासमझी में नहीं हुए हैं, उस मॉन्स्टर का कोई तो मकसद है। वेडनेसडे अपनी जांच इनिट के साथ भी साझा करती है, लेकिन उसे वेडनेसडे की खुरापात में कोई दिलचस्पी नहीं। वेडनेसडे मिस थॉर्नेल की क्लास के दौरान जेवियर के गले पर पंजों के निशान देखती है, जिससे वेडनेसडे को जेवियर पर कुछ शक होता है। जेवियर कुछ तो छुपा रहा है। अब वेडनेसडे और थिंग चोरी से जेवियर के प्राइवेट आर्ट स्टूडियो में जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि जेवियर ने मॉन्स्टर के कई सारे स्केचेस बना रखे हैं। वेडनेसडे कुछ ड्राइंग्स अपने पास रख लेती है। स्टूडियो से निकलते वक्त जेवियर उसे वहाँ मिल जाता है। वो बहाना बनाती है कि उसे स्टूडियो से निकलते देखा था। वेडनेसडे जेवियर को अपनी बातों में उलझा के बच तो जाती है, लेकिन उसे जेवियर के साथ रेवन डांस में जाना पड़ेगा। रेवन डांस ये नेवरमोर एकेडमी का वार्षिक डांस होता है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स फैंसी कपड़े पहनते हैं और डांस के लिए अपने एक पार्टनर को चुनते हैं। वेडनेसडे एडम्स रेवन में जाने वाली है। इस बात से एनिड और थिंग बहुत खुश हो जाते हैं। रेवन के लिए वो शॉपिंग करने भी जाते हैं, लेकिन वेडनेसडे को दूसरे काम याद आ जाते हैं। अब वेडनेसडे शेरिफ कैल्विन से मिलने जाती है ताकि वो साथ में काम कर सके, क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि जंगल में एक मॉन्स्टर है। वेडनेसडे को अब ठोस सबूत चाहिए। बाहर आने पर उसे टाइलर मिलता है। वेडनेसडे को आत्मरक्षा के दबाव में आकर जेवियर को डांस के लिए हाँ कहना पड़ा। ये बात टाइलर को पसंद नहीं आती। टाइलर सीधी बात करता है। उसे लगता है उसमें और वेडनेसडे में कुछ तो है। वो दोस्त से बढ़कर है या बस वेडनेसडे के खेल का मोहरा। सीधी बात, वो उसे पसंद करता है, लेकिन वेडनेसडे बहुत सी चीज़ों में उलझी है। अभी वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात कहकर वो उस बात को टाल देती है। थोड़ी देर बाद हम वेडनेसडे और यूजीन को एक साथ एक गुफा में देखते हैं। यूजीन ही वेडनेसडे को यहाँ लेके आया है। उसने पहले भी ये गुफा देखी है। वहाँ से वेडनेसडे को सबूत के तौर पर एक नाखून मिलता है। फिर वेडनेसडे वहाँ से जेवियर के आर्ट स्टूडियो आती है। उसे वहाँ जेवियर का खून मिलता है, कपड़े से पोंछा हुआ। ये जेवियर के गले में लगी चोट का खून है। वेडनेसडे इन दोनों सबूत का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है। अगर ये मैच होता है तो प्रूफ हो जाएगा कि जेवियर ही मॉन्स्टर है। तभी जेवियर वहाँ आ जाता है। वेडनेसडे उस पर मॉन्स्टर होने का इल्ज़ाम लगाती है। जेवियर बताता है कि पिछले कुछ हफ्तों से ये मॉन्स्टर उसके सपने में आ रहा है। जेवियर उसे ब्लॉक नहीं कर पाता, इसलिए वो यहाँ आकर उसे पेंट करता है। इसे पेंट करते वक्त उसने जेवियर को कैनवस से निकलकर पंजों से नोच लिया। वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाया, पर फिर भी वेडनेसडे को उस पर पूरी तरह यकीन नहीं होता। जेवियर ये भी समझ जाता है कि पिछली चोरी छिपाने के लिए वेडनेसडे ने उसे रेवन डांस के लिए यहाँ कहा था। जेवियर बिल्कुल निराश हो जाता है। अब वेडनेसडे शेरिफ कैल्विन के पास पहुँच जाती है ताकि वो उस सबूत का डीएनए टेस्ट करवा सके। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट फाइल कर दी जाती है। नेवरमोर में सब रेवन डांस के लिए एक्साइटेड थे और वेडनेसडे जा रही होती है उस मॉन्स्टर की गुफा में, मॉन्स्टर का पता लगाने। उस मॉन्स्टर के पीछे का चेहरा कौन हो सकता है। यूजीन भी वेडनेसडे के साथ जाएगा। तभी वेडनेसडे के गेट पर दस्तक होती है। देखा था टाइलर आया था। टाइलर को वेडनेसडे का खत मिला था। ये अपने थिंग भैया का काम था। उसने ये रेवन के लिए टाइलर को खत लिखा था। वेडनेसडे को न चाहते हुए भी अब रेवन के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन अब ड्रेस कहाँ से आए। थिंग ने उसका भी इंतज़ाम कर लिया था अपने हाथों की सफाई से। ये ड्रेस पहले भी कहीं देखी है। जब वेडनेसडे उसे पहन कर आती है तो हमें वेडनेसडे का एक और नया रूप देखने को मिलता है। वेडनेसडे यूजीन के साथ जाने का आज का प्लान कैंसिल कर देती है और वो उसे अकेले जाने से भी मना करती है। रेवन पार्टी शुरू होती है। एनिड का पार्टनर लूकस है एजेक्स को जलाने के लिए, क्योंकि उसने उसे धोखा जो दिया था। वेडनेसडे का नया रूप देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मौत की महारानी प्रियंका के तो यही शब्द होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लूकस के इरादे ठीक नहीं होते। वो इस पार्टी में कुछ तो गड़बड़ करने वाला है।
वेनेसडे को टाइलर के बारे में कुछ पता चलता है, कैसे उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जेवियर को पिछले आउटरीच डे पर मारा। उनकी लड़ाई हो गई थी, उसके लिए टाइलर को सजा भी भुगतनी पड़ी थी। वेनेसडे के कारनामों के आगे तो टाइलर चाय कंपनी है। अब शुरू होती है रेवन की असली पार्टी, वेनेसडे का डांस सीक्वेंस, जिसने वेनेसडे शो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था, जिस पर बहुत सी डांस वीडियोस भी बनी थी। वेनेसडे का डांस देखकर सभी इम्प्रेस हो जाते हैं, कुछ को जलन भी होती है। यहाँ जेवियर का मूड थोड़ा ज़्यादा ऑफ था, क्योंकि उसकी पसंद किसी और के साथ थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजीन अकेले ही उस गुफा तक चला जाता है। वो वहाँ देखता है कि किसी ने गुफा को जला दिया। अंधेरे की वजह से वो ठीक से देख नहीं पाता। यहाँ हम देखते हैं कि पार्टी अच्छी चल रही होती है, पर तभी अचानक से खून की बारिश होने लगती है। फुल हॉरर वाली फील, सब घबरा जाते हैं। लेकिन ये खून असली नहीं था, यह हरकत थी लूकस वॉकर और उसके दोस्तों की। इनेट को ये पता चल जाता है और यहाँ एजेक्स और इनेट के बीच की गलतफहमी भी दूर हो जाती है। तभी पार्टी की भगदड़ में अचानक से वेनेसडे को फिर से साइकिक झलक आती है। भगदड़ में पता ही नहीं चलता किससे टच होने पर उसे झलक आई। वो अपनी साइकिक झलक में देखती है कि वो मॉन्स्टर यूजिन पर हमला करने वाला है। वेनेसडे जल्दी से भागकर जंगल जाती है और उसके पीछे मिस थॉर्नेल भी। यूजिन वहाँ से भाग रहा होता है। वेनेसडे का वहाँ पहुँचने से पहले ही मॉन्स्टर यूजिन पर हमला कर चुका था। यूजिन अब हॉस्पिटलाइज है। इसकी उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब कहानी एक और मोड़ लेने वाली है। गोमेज एडम्स का मर्डर केस। 32 साल पहले उस तूफानी रात में क्या हुआ था? गोमेज एडम्स ने गैरेट गेट्स को क्यों मारा? वेनेसडे सच का कैसे पता लगाती है, वो देखने लायक होगा। फिलहाल आज पेरेंट्स वीकेंड डे है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने आते हैं। वेनेसडे के पेरेंट्स भी आए हैं। प्रिंसिपल वीम्स की स्पीच होती है, जिसमें हमें ये भी पता चलता है कि यूजीन की हालत में सुधार है। थोड़ी देर बाद वेनेसडे के पेरेंट्स प्रिंसिपल वीम्स से पर्सनली मिलते हैं और कुछ यादें ताज़ा करते हैं। फिर वो वेनेसडे की थेरेपी टीचर से भी मिलते हैं। यहाँ वेनेसडे अपने पिता पर लगे मर्डर केस का जिक्र कर देती है। उसे जानना है आखिर हुआ क्या था, उसके पेरेंट्स उससे सच क्यों छिपा रहे हैं। गोमेज एडम्स को ऐसे खुला घूमते देख शेरिफ गैल्पिन का भी खून खोलता है, क्योंकि वो उसे अभी तक सजा नहीं दिला पाए। वेनेसडे की माँ वेनेसडे को इस फर्जी केस से दूर रहने को कहती है, क्योंकि वेनेसडे कुछ नहीं जानती और उसे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए। अब वेनेसडे यूजिन से मिलने जाती है, जहाँ वो उसकी माँ से मिलती है। यूजिन जिंदा तो है, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया। दूसरी तरफ एक और खबर आती है, डॉक्टर अनवर ने गन से शूट करके अपना भेजा उड़ा दिया, सुसाइड कर ली। कैमरा भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि उस पर च्युइंगम लगी थी। आपको याद हो तो ये अपने थिंग भैया ने लगाई थी। पुलिस जांच में शेरिफ गैल्पिन को एक सुसाइड लेटर मिलता है। सुसाइड नोट में लिखा था कि वो एक पुराने केस पर शर्मिंदा थे, गैरेट गेट्स का केस। उसने उस पर पर्दा डाला, अपनी रिपोर्ट बनाई, और यही बात उसे सालों से सता रही थी। शेरिफ को यहाँ गोमेज एडम्स के खिलाफ गैरेट गेट्स के कत्ल का सबूत भी मिल जाता है। जिसके बाद होना क्या था, शेरिफ गोमेज एडम्स को गैरेट गेट्स की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं नेवरमोर। आज सब स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ फैमिली टाइम बिता रहे होते हैं। गोमेज एडम्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीन जेल में आता है। वेनेसडे वहाँ अपने पिता से मिलती है, साथ में थिंग भी। वेनेसडे ने अपनी माँ को गैरेट गेट्स के कब्र पर गुलाब रखते देखा था, और फिर वेनेसडे अपने फादर से सफाई देने को कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि गैरेट गेट्स मोटिशिया को चाहता था, वो उसकी नेकी को प्यार समझ बैठा। उसकी एक तरफा चाहत सनक में बदल गई और वो मोटिशिया का पीछा करने लगा। गैरेट गेट्स जेरिको के सबसे अमीर और पुराने खानदान से था। रेवन डांस की रात थी। उस दिन ये मामला बहुत आगे बढ़ गया था। गैरेट गेट्स स्कूल के अंदर घुस आया था। वो मोटिशिया के एक तरफा प्यार में अंधा हो चुका था। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वो गोमेज को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गोमेज की जान खतरे में थी और गैरेट उस पर तलवार से लगातार वार करता गया। उसे रोक पाना मुश्किल था। तलवार देखकर गोमेज को लगा कि उसके पास बचने का एक ही रास्ता है। उस रात घटी वो एक भयानक दुर्घटना थी। गोमेज के हाथों गैरेट की मौत हो जाती है और मिस वीम्स ने गैरेट को अपनी आंखों के सामने छत से गिरते देखा। गोमेज के हाथों में तलवार थी। यही कहानी थी। वेनेसडे निष्पक्ष होकर सोचे तो ये कहानी सच भी हो सकती है। वेनेसडे को बताते समय उसके पिता कई इशारे भी करते हैं, जिसे देखकर वेनेसडे को अभी भी शक होता है कि पूरी सच्चाई अभी बाकी है। वेनेसडे ने जो डीएनए टेस्ट के लिए सबूत दिया था, उसकी रिपोर्ट आ जाती है, जो कि नेगेटिव आती है। जेवियर का डीएनए उस नाखून से मैच नहीं होता। वेनेसडे की जांच में कोई तो अड़चन डाल रहा है।
कोई है जो उसे रोकना चाहता है। सबका ध्यान भटकाकर गेरेट की मौत का यूं अचानक से सबूत मिलना, उसके पिता का अरेस्ट होना, डॉक्टर अनवर की मौत होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। डॉक्टर अनवर को भी उसी ने मारा होगा। अब वेडनेसडे अपनी माँ से सच पता करती है। उसके पिता ने गैरेट गेट्स को नहीं मारा था। उसकी माँ बताती है कि जब वो छत पर पहुंची तो गोमेज अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। उसने गैरेट को रोकना चाहा। उसे उसका चेहरा आज भी याद है। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसकी आंखों में एक खूंखार जानवर जैसा जुनून था। मोडिशिया बहुत डर गई थी। उसने पैनिक में गैरेट को तलवार मार दी। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया, लेकिन गोमेज बिल्कुल भी नहीं घबराया और इल्जाम अपने सर ले लिया। वेडनेसडे को पूरी कहानी समझ आ जाती है। मुंह से झाग, फटी हुई आंखें और मानसिक भ्रम, ये सारे लक्षण किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहे थे। इस बात से पर्दा उठाने के लिए वेडनेसडे गैरेट की कब्र खोदने लगती है। वेडनेसडे को सब समझ आ जाता है। गैरेट नाइटशेड्स के जहर से मरा था। वो ऑलरेडी मरने वाला था। तभी पुलिस वहां जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब गोमेज के साथ मोडिशिया और वेडनेसडे भी जेल की हवा खाते हैं। वेडनेसडे गैरेट की उंगली काट के सबूत के लिए अपने साथ ले आई थी। वेडनेसडे को यहाँ उंगली को टच करने पर अचानक साइकिक झलक आती है। वो देखती है कि गैरेट के पिता ने गैरेट को नेवरमोर के सभी आउटकास्ट को खत्म करने के लिए नाइटशेड्स का जहर दिया था। गैरेट के पिता को आउटकास्ट से नफरत थी क्योंकि वो मानता है कि नेवरमोर की जो जमीन है उसकी फैमिली की है। गोमेज से लड़ाई के दौरान नाइटशेड्स के जहर की शीशी उसी के जेब में टूट जाती है, जिससे उस जहर का असर उस पर दिखने लगता है। वेडनेसडे और उसकी माँ की बेल होने के बाद वो दोनों मेयर वोकर से मिलने जाते हैं। इस केस में वो भी शामिल है। उस समय मेयर वोकर शेरिफ थे और उन्होंने इस केस का सच दबाया क्योंकि मेयर का काम था शांति बनाए रखना, और सच बाहर आता तो जेरिको और नेवरमोर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। लेकिन असलियत तो ये है कि गैरेट के फादर मेयर के अच्छे दोस्त थे। उनके कहने पर ही मेयर ने डॉक्टर अनवर से गैरेट की नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई ताकि ये केस कभी आगे न बढ़े और सच्चाई बाहर ना आ पाए, जिससे गैरेट फैमिली का नाम न बदनाम हो। इसलिए तो आज भी शेरिफ गैल्पिन गोमेज एडम्स को सजा नहीं दिला पाए थे। मेयर की बोलती बंद हो चुकी थी। इस बात का फायदा उठा के वेडनेसडे अपने पिता को जेल से बरी करवा लेती है। वेडनेसडे यहाँ पहली बार अपनी साइकिक झलक का जिक्र अपनी माँ से करती है। कभी कभी किसी के हाथ लगाते ही बीते हुए या आने वाले कल की हिंसक झलकियाँ दिखती है और वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती। उसकी माँ बताती है कि हमारी साइकिक शक्ति हमारे मूल स्वभाव पर निर्भर करती है। वेडनेसडे की शक्ति किस प्रकार की होगी? जिसकी नज़र अंधेरों से गिरी हो। वेडनेसडे एक रेवन है जिसकी झलकियों में ज़्यादा ताकत है, पर बिना ट्रेनिंग के वो उसे पागल बना सकती है। ये सीख जिंदा लोगों से नहीं मिलती, पर परलोक से कोई पूर्वज ही सही समय पर संपर्क करता है, जैसे कि गुडी एडम्स। गुडी एडम्स वेडनेसडे की पूर्वज है। गुडी बहुत शक्तिशाली थी, पर उसके अंदर बदले की जो आग थी वो उससे खुद को भी नहीं बचा पाई। इसी के साथ फैमिली वीकेंड डे पूरा होता है। वेडनेसडे प्रिंसिपल वीम्स से मिलती है क्योंकि वेडनेसडे को प्रिंसिपल वीम्स का बहरूपिया वाला सच पता चल जाता है कुछ पुरानी फोटोज की मदद से। प्रिंसिपल वीम्स नेवरमोर के लिए इस राज को दफना चुकी थी, लेकिन वेडनेसडे की नज़र ज़्यादा ही तेज है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आने लगती है। बाहर का मंजर तो कुछ और ही था। आग की लपटों से एक अलग ही मंजर दिख रहा था। ग्राउंड में लिखा था फायर विल रेन, आग बरसेगी। मुसीबतें अब और भी भयानक रूप लेने वाली है, तो कहानी में बने रहना। अब हम देखते हैं वेडनेसडे गुडी एडम्स से साइकिक विजन के थ्रू संपर्क बनाने की कोशिश करती है। वेडनेसडे की नाकाम कोशिश। इनेट को भी ये बात पता चलता है और तभी वहाँ गेट के नीचे से एक लेटर आता है। उसमें लिखा था, और अपने सवालों के जवाब चाहिए तो आधी रात में क्रैकस्टोन की गुफा पर मिलो। वेडनेसडे समय पर वहाँ पहुँच जाती है। इनेट भी उसके साथ जाती है। अपनी इच्छा से अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। इनेट अचानक गायब हो जाती है और फिर क्या हुआ? सरप्राइज! वेडनेसडे का आज जन्मदिन है। थिंग और इनेट ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान किया था। वेडनेसडे के पेरेंट्स भी बचपन में उसके हर जन्मदिन को यादगार बनाते थे। अद्भुत पार्टीज, अद्भुत केक, अद्भुत पार्टी गेम्स। वेडनेसडे को जन्मदिन से अब चिढ़ होती है। वो जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो एक झूठ था, बट ये झूठ भी उसे अपने सवालों के जवाब के और करीब ले जा रहा था। वहाँ वेडनेसडे देखती है कि लैटिन भाषा में लिखा था, जब मैं लौटूंगा तो शोले बरसेंगे, जैसा कि पिछली रात ग्राउंड में लिखा था फायर विल रेन। दोनों बात एक ही तरफ इशारा कर रही है। वेडनेसडे उस लिखावट को छूती है, तभी उसे साइकिल झलक आती है। गुडी एडम्स की आवाज आती है, क्रैकस्टोन वापस आ रहा है। वेडनेसडे गुडी एडम्स के वंश की रेवन है। वो गुडी से अपनी शक्ति पर काबू सीखना चाहती है। गुडी कहती है, नदी के उफान पर काबू नहीं कर सकते,
उसमें डूबे बिना तैरना सीखो, समय बहुत कम है, क्रैकस्टोन को रोकना है, इसलिए पहले इस जगह का राज जानो। वेडनेसडे को हम उसके रूम में देख पाते हैं। उसने अपने विजन में जो जगह देखी थी वो उसको ड्रॉ कर लेती है। पहले वो टाइलर से इसके बारे में पूछती है। उसके ना पता होने पर फिर वो जेवियर के पास जाती है। जेवियर ने इस जगह को अपने सपने में देखा है, गेट्स फैमिली का पुराना बंगला। वेडनेसडे और थिंग वहाँ जाते हैं, लेकिन मेयर वॉकर वहाँ क्या कर रहे हैं? मेयर ने किसी का डेथ सर्टिफिकेट मंगवाया था एक पुराने केस के चलते। वो यहाँ कुछ खोजने आए थे। मेयर फोन पर शेरिफ गेल्विन से किसी मुजरिम की बात करते हैं। वेडनेसडे इस दौरान उनकी कार की डिक्की में बैठ जाती है उनका पीछा करने के लिए। मेयर शेरिफ से मिलने आते हैं। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, एक कार उन्हें ठोक कर चली जाती है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। यहाँ शेरिफ वेडनेसडे का बयान लेते हैं, वो गाड़ी में क्या कर रही थी। वेडनेसडे को लगता है मेयर को कुछ पता चला होगा जिसे वो शेरिफ गेल्विन को बताना चाहते थे। अब वेडनेसडे को पक्का हो गया कि ये गेट्स फैमिली से जुड़ा था, इसलिए किसी ने उनका एक्सीडेंट करवाया। वेडनेसडे की इस एक और शिकायत के बाद प्रिंसिपल विम्स स्कूल को लॉकडाउन में डाल देती है और वेडनेसडे को अब कैंपस से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। मिस थॉर्नहिल वेडनेसडे को सहानुभूति देने और समझाने आती है। वेडनेसडे टाइलर को कॉल करती है और कहती है, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, बिना बर्थडे वाला डिनर। मुझे आज रात 8 बजे नेवरमोर के गेट पर मिलो और कार की लाइट बंद रखना। 8 बजने वाले थे। वेडनेसडे इनेट को भी अपनी बातों में उलझा के अपने साथ चलने को मना लेती है। टाइलर आ चुका था, उसे लगा था कि सिर्फ वो दोनों साथ जाने वाले हैं। वेडनेसडे कहती है प्लान थोड़ा बदल गया है और फिर वो तीनों गेट्स फैमिली के बंगले पर पहुंच जाते हैं। यहाँ जेवियर वेडनेसडे से उसके रूम में मिलने आता है। थिंग से उसे पता चलता है कि वेडनेसडे कहाँ गई है। वेडनेसडे का प्लान गेट्स फैमिली के बंगले पर जाना था। टाइलर और इनेड इस सब के लिए नहीं आए थे। फिर वो तीनों वहाँ की खोजबीन करने लगते हैं। उन्हें वो गाड़ी भी दिखती है जिससे मेयर का एक्सीडेंट किया गया था। फिर वो तीनों अलग होकर छानबीन करने लगते हैं जिससे कि जल्दी हो सके। गेट्स परिवार में कुल 4 लोग थे। गैरेट गेट्स के पेरेंट्स एंड उसकी एक सिस्टर लॉरेल गेट्स सब गुजर चुके हैं। वहाँ जोसेफ प्रेस्टन की एक तस्वीर थी जिसकी पूजा होती है। कोई तो यहाँ रहता है क्योंकि मोमबत्ती की लो अभी भी गर्म होती है। अब टाइलर ग्राउंड फ्लोर चेक करता है। इनेड और वेडनेसडे ऊपर आते हैं। इनेड की तो जान निकली जा रही थी। उन्हें लॉरेल गेट्स का रूम मिलता है। सब कुछ अच्छे से साफ सुथरा और जमा हुआ था जैसे यहाँ कोई रहता है। लेकिन लॉरेल गेट्स तो 25 साल पहले मर चुकी है। तभी कुछ आवाज़ आती है। टाइलर यहाँ से भागने को कह रहा था क्योंकि वो मॉन्स्टर वहाँ आ चुका था। अब वो मॉन्स्टर वेडनेसडे और इनेड के पीछे आ गया था, जिससे बच के वो दोनों एक लिफ्ट में बैठ जाते हैं। वो लिफ्ट उन दोनों को एक रूम तक ले जाती है। वहाँ वेडनेसडे देखती है मॉन्स्टर के हाथों मरे सभी लोगों के कटे हुए पार्ट्स रखे हैं। वो मॉन्स्टर उनका पीछा करते हुए वहाँ भी आ जाता है। वो दोनों जल्दी से एक खिड़की से होकर निकल आते हैं, लेकिन टाइलर अभी भी घर के अंदर था। वेडनेसडे उसके पास जाती है। टाइलर पर मॉन्स्टर का हमला हुआ था। उसी वक्त जेवियर वहाँ जाता है। वेडनेसडे को डाउट होता है जेवियर अचानक यहाँ कैसे आया। अब वो सब घर आकर टाइलर की पट्टी करते हैं। उसी वक्त शेरिफ गेल्विन भी वहाँ आ जाते हैं। वेडनेसडे शेरिफ को उस बंगले में वो बॉडी पार्ट सिखाने ले जाती है, लेकिन वहाँ जाने पर पता चलता है कि वहाँ से सब गायब है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। शेरिफ गेल्विन वेडनेसडे को टाइलर से दूर रहने को कहते हैं। वेडनेसडे नेवरमोर वापस आती है। प्रिंसिपल विम्स को पता चल चुका था। वेडनेसडे प्रिंसिपल विम्स को अपनी कहानी बताती है और एक मौके की दरख्वास्त करती है। उसे सच्चाई सामने लाने का हक है। एक और उल्लंघन, एक भी और हद पार की तो वेडनेसडे नेवरमोर से एक्सपेल कर दी जाएगी। ये वेडनेसडे को आखिरी वार्निंग है। अब वेडनेसडे अपने रूम में आ चुकी थी। वेडनेसडे और इनेड की बहस हो जाती है। इनेड अपना रूम छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। जिंदगी में पहली बार वेडनेसडे को अच्छा नहीं लग रहा। एक और बात है, एक अंदरूनी एहसास कि मौत उसके आसपास है। वो उसे देख रही है और वेडनेसडे उससे नहीं डरेगी और ना ही हार मानेगी। वो घर, वो परिवार, क्रैकस्टोन, वो मॉन्स्टर और खुद वेडनेसडे सब मकड़ी के जाल की तरह जुड़े हुए हैं। और जब मेयर वॉकर को सच का पता चला तो उन्हें चुप करा दिया गया। वेडनेसडे चुप नहीं रहेगी। वो चाहे जो कोई भी हो, वो उसे ढूंढ कर रहेगी। अब अगले दिन मेयर वॉकर का फ्यूनरल होता है। वेडनेसडे की नज़र सिर्फ उसके लक्ष्य पर है। उसे इन महत्तम के मुखौटों के पार देखना है। दुश्मन ने हर बार अपनी चालाकी से वेडनेसडे को हराया है, पर आखिरी मुकाबला अभी बाकी है। उसकी एक भी गलती उसे महंगी पड़ेगी। तभी वेडनेसडे को जंगल में कोई दिखता है। वो उसका पीछा करती है। यहाँ हम रूबरू होते हैं वेडनेसडे के अंकल से, अंकल फेस्टर। वेडनेसडे ने ही उन्हें लेटर लिखा था। अंकल फेस्टर एक फरार शातिर चोर है। वो दोनों यूजीन के बी हाउस में आ जाते हैं।
अंकल को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि पुलिस उनके पीछे लगी है। यहाँ हमें उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता चलता है। वो कौन सी नस्ल का है, उसे हाइड कहते हैं। आउटकास्ट की किसी भी किताब में हाइड का जिक्र नहीं है, जबकि नेवरमोर के पास तो सबसे अच्छी कलेक्शन है। पर एक किताब है, या कहें डायरी, जिसमें दुनिया के हर आउटकास्ट के समूह की सूची मौजूद है, और वो डायरी मिलेगी नाइटशेड्स लाइब्रेरी के एक सीक्रेट लॉकर में। तो आज रात चलते हैं नाइटशेड्स लाइब्रेरी। उससे पहले बात करते हैं वेडनेसडे की नोवेल। उसकी नोवेल एक मनगढ़ंत कहानी की तरह शुरू हुई थी, पर असलियत में उसने उसकी ज़िंदगी का आईना बना दिया। गेट्स के बंगले ने वेडनेसडे के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। अगर लॉरेल गेट्स 25 साल पहले मर गई थी तो उसके कमरे में कौन रह रहा है, उसके पास वेडनेसडे की तस्वीरें क्यों हैं, और उसका उस हाइट से क्या ताल्लुक है। वो जो भी है, इस राज की खातिर किसी को भी मार सकता है। तभी इनिट का रूम में आना होता है। यह दिन में तीसरी बार है। उन दोनों की सुलह अभी तक नहीं हुई। अब चलते हैं वेडनेसडे के साथ नाइटशेड्स लाइब्रेरी। वहाँ ऑलरेडी जेवियर मौजूद होता है। वो भी यहाँ मॉन्स्टर के बारे में पता कर रहा था। उसने सब छान मारा, पर कुछ नहीं मिला। वेडनेसडे को तो हाइड होने का सबसे ज़्यादा शक जेवियर पर ही है, क्योंकि संयोग से हर घटना के वक्त जेवियर वहाँ मौजूद होता है, और उसका आर्ट स्टूडियो हाइड की ड्राइंग से भरा हुआ है। सच क्या है वो समय आने पर पता चल ही जाएगा। अब जेवियर के जाने पर अंकल फेस्टर सामने आते हैं। यहाँ में थोड़ा थिंग और उनके बीच का प्यार देखने को मिलता है। बिना देरी करे थिंग अपने हाथों की सफाई दिखाता है। इस चीज़ में तो वो माहिर है। थिंग उस सिगरेट लॉकर का लॉक खोल देता है। वेडनेसडे को वो डायरी मिल चुकी थी जिसमें हाइड के बारे में लिखा था। हाइड एक आर्टिस्ट जैसा है, पर वो गुस्सैल भी है। म्यूटेशन से जन्मा हाइड तब तक शांत रहता है जब तक किसी दर्दनाक घटना या रासायनिक संचार से या हिप्नोसिस से उसे जगाया नहीं जाता। जैसे ही हाइड जागृत होता है, वो अपनी मुक्तिदाता से जुड़ जाता है और उसे ही अपना मास्टर मानता है। पर वो अपने नए मास्टर की हर घटिया चाल का जानलेवा हथियार बन जाता है। इससे एक बात साबित हो जाती है कि खूनी एक नहीं दो है, हाइड और उसका मास्टर। अब सीन चेंज होता है और हम वेडनेसडे को जेवियर पर नजर रखते देख पाते हैं। जेवियर किसी से मिलने जा रहा है। अंकल फेस्टर एंड वेडनेसडे दोनों उनका पीछा करते हैं, अंकल की शानदार फटफटिया से। जेवियर मिलने आया था डॉक्टर किनबोर्ड से। वो भी थेरेपी क्लास लेता है, और ये एक सीक्रेट है। वेडनेसडे प्रिंसिपल वीम से मिलने जाती है, क्योंकि उसे लगता है डॉक्टर किनबोर्ड ही जेवियर की मास्टर है। उसने भांप लिया कि जेवियर एक हाइड है और इसे अपने थेरेपी से जगा दिया। तभी वो उससे चुपके मिलती है, लेकिन डॉक्टर किनबोर्ड ऑलरेडी वहाँ होती है। इसलिए वेडनेसडे प्रिंसिपल वीम्स को कुछ नहीं बताती और वहाँ से वापस लौट आती है। वेडनेसडे और अंकल फेस्टर कैफे जाते हैं। अब तो जेरिको में अंकल फेस्टर के पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। पुलिस उन्हें खोज रही है। यहाँ टाइलर वेडनेसडे के पास आता है। टाइलर कहता है, हम डेट पर जाने वाले थे। उस रात जो हुआ उसके बाद तुम ना नहीं बोल सकती। वेडनेसडे को डेट में कोई इंटरेस्ट नहीं, बट फिर भी उसे जाना पड़ेगा टाइलर का फायदा उठाने की भरपाई के लिए। रात हो चुकी थी। रात को दोनों क्रैकस्टोन की गुफा में पहुंच जाते हैं। टाइलर ने वेडनेसडे को इम्प्रेस करने के लिए शानदार इंतजाम कर रखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंकल पेस्टर की फटफटिया पुलिस को मिल जाती है। सीन वापस आता है खूबसूरत रात पर। टाइलर वेडनेसडे को दोस्त से बढ़कर चाहता है। वेडनेसडे उसे समझाती है कि वो गलती कर रहा है। उसका इस रंगीन मिजाज से आज तक कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो सिर्फ उसे चोट पहुंचा सकती है। टाइलर वेडनेसडे को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ एंट्री होती शेरिफ कैल्पिन की अपनी पुलिस टीम के साथ। पुलिस यहाँ इसलिए है क्योंकि कोई गायब है जिसे वो खोज रहे हैं। अब तो शेरिफ भी उन्हें देखकर नहीं चौंकते। फिर वो उन्हें घर जाने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वेडनेसडे वापस नेवरमोर आ जाती है। जब वो अपने रूम में आती है, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। इस शो का सबसे हार्ट वार्मिंग मोमेंट, क्योंकि थिंग को किसी ने चाकू मार दिया था। वेडनेसडे जल्दी से थिंग को लेकर अंकल फेस्टर के पास जाती है। अंकल फेस्टर अपनी बिजली की पावर से थिंग को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, पर थिंग के बचने की उम्मीद नजर नहीं आती। वेडनेसडे का इतना इमोशनल होना हमें पहली बार दिखा। अंकल फेस्टर फिर से कोशिश करते हैं एंड फाइनली थिंग के अंदर फिर से जान आ जाती है। किसी ने थिंग को पीछे से चाकू मारा था। खैर थिंग अब खतरे से बाहर है। वेडनेसडे उसको टाँके लगा देगी। अब अंकल फेस्टर को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि पुलिस को उनकी खबर हो चुकी है और उनकी बाइक भी पकड़ी जा चुकी है। वेडनेसडे प्रिंसिपल वीम्स को इस घटना के बारे में बताती है और वो हाइड वाली डायरी भी चोरी हो चुकी है। इस समय मिस थॉर्नेल भी वहाँ मौजूद होती है। प्रिंसिपल वीम्स उन्हें जाने को कह देती है। वेडनेसडे प्रिंसिपल वीम्स को हाइड के बारे में बताती है। वो पहले से ही हाइड के बारे में जानती है। वेडनेसडे उन्हें ये नहीं बताती कि उन्हें किस पर शक है। बाहर आने पर बियंका वेडनेसडे को अपने साथ आने को कहती है। मैर वॉकर के खून के बारे में कुछ पता चला है। बियंका उसे ल्यूकस वॉकर से मिलाती है। बियंका एंड ल्यूकस एक दूसरे को थोड़ा जानते हैं।
प्रियंका ने लूकस को मॉर्निंग सॉन्ग से बचाया था। मॉर्निंग सॉन्ग एक कल्ट या कहीं झूठा सेल्फ हेल्प मोमेंट है जिसे प्रियंका की माँ चलाती है, बट अब उसे प्रियंका की ज़रूरत है, लेकिन वो इन सब में नहीं पढ़ना चाहती। उसे इस घटिया प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं। लूकस अपने पिता मेयर वॉकर की कंप्यूटर से कुछ लाया था। ऐसा लगता है वो किसी को ट्रैक कर रहे थे। लॉरेल गेट्स। आउटरीच डे के बाद से वो उन्हें ढूंढ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेल गेट्स की मौत डूबने से हुई थी, पर उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। लॉरेल गेट्स ने अपना भेष बदलकर अपना पुराना घर खरीदा और जेरी को लौट आई, पर क्यों? उन सब का बदला लेने जिसके चलते उसकी फैमिली की बर्बाद हो गई। अब वेडनेसडे डॉक्टर किनबोर्ड से मिलने जाती है, जिस पर उसे लॉरेल गेट्स होने का शक है। एक के बाद एक वेडनेसडे डॉक्टर किनबोर्ड पर कई इल्ज़ाम लगाती है। डॉक्टर किनबोर्ड को कुछ समझ नहीं आता। अब वो वेडनेसडे को नहीं संभाल सकती। उसका इलाज अब उससे नहीं होगा। खेल खत्म लॉरेल, ये कहकर वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे के जाते ही डॉक्टर किनबोर्ड कॉल पर ये सब प्रिंसिपल विलियम्स को बताती है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर किनबोर्ड को अपनी बाथरूम से कुछ आवाज़ आती है। कॉल अभी कट भी नहीं हुआ था। डॉक्टर आहिस्ता सहमे हुए बाथरूम की तरफ बढ़ती है। बाथरूम में हाइड होता है और वो डॉक्टर किनबोर्ड पर हमला कर देता है। डॉक्टर किनबोर्ड की मौत की खबर सुन के वेडनेसडे का फ्यूज उड़ जाता है। अब बस बहुत हो गया। अब वेडनेसडे जेवियर के आर्ट स्टूडियो जाती है। थोड़ी देर बाद जेवियर वहाँ आता है। जेवियर ने डॉक्टर किनबोर्ड की हार्ट के हमले की ड्राइंग भी बनाई हुई थी। वेडनेसडे को वहाँ रोवन का इनहेलर मिलता है, यूजीन का चश्मा, वेडनेसडे की तस्वीर जो छुप के ली थी और डॉक्टर किनबोर्ड का नेकलेस। ये सबूत काफी थे उसे पकड़वाने के लिए। वेडनेसडे प्लान के साथ आई हुई थी। तभी पुलिस वहां आती है और जेवियर को गिरफ्तार कर लेती है। जेवियर को लगता है उसे फंसाया गया है। वेडनेसडे को अब थोड़ा ठंडक मिलती है। उसने हाइड को जो पकड़ लिया। अपने रूम में आने पर वो देखती है एनिड थिंग के साथ हुई घटना की वजह से वापस वेडनेसडे के साथ रहने के लिए लौट आई है। दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने लगी थी। एनिड को थिंग ने टाइलर के साथ डेट के बारे में बताया और आज टाइलर की लेट शिफ्ट है। अब वेडनेसडे फिर से कुछ बातों के बारे में दोबारा सोचती है, किस पर भरोसा करे। पहली की कोई तो कड़ी है जो उससे छूट रही है। वेडनेसडे टाइलर से मिलने जाती है। उनकी डेट में जो कमी रह गई थी वेडनेसडे उसे पूरी करती है। वेडनेसडे टाइलर को किस करती है जैसा कि उसे उम्मीद थी। वेडनेसडे को साइकी झलक आती है। इस बार वो देखती है हाइड को। टाइलर ही असली हाइड है। उसी ने डॉक्टर किनबोर्ड को मारा। टाइलर को नहीं पता वेडनेसडे को साइकी झलक दिखती है। वेडनेसडे बिना देरी किए जल्दी से वहां से निकल लेती है। जाहिर है वेडनेसडे जिस पहले लड़के को किस करेगी वो एक खूनी दरिंदा ही निकलेगा। शायद यही उसकी पसंद है। वेडनेसडे नेवरमोर लौट आती है। अब वो एक प्लान बनाती है। उसने टाइलर को जेवियर के आर्ट स्टूडियो पर बुलाया था। डेट पर नहीं, ये एक सरप्राइज है। तो चलो देखते हैं क्या सरप्राइज है। नेवरमोर आकर वेडनेसडे को किसी से रोमांस नहीं करना था, पर जब उन्होंने किस किया तब वेडनेसडे की आंखें खुल गई और सब कुछ साफ हो गया। जेवियर ने वेडनेसडे को टाइलर से दूर रहने को कहा था, पर वो नहीं मानी। ये अजीब बात नहीं है। अजीब बात तो यह है कि असली हाइड ने उसे जेल भिजवाने में वेडनेसडे की मदद की। वेडनेसडे का इशारा टाइलर पर था। डॉक्टर किनबोर्ड ने टाइलर के हाइड को जगाया, पर सवाल ये है कि हाइड ने अपने मास्टर को क्यों मारा। हाइड तो अपने मास्टर से वफादार रहता है। वेडनेसडे टाइलर की सभी शातिर चाल समझ चुकी थी। गेट्स के बंगले पर खुद को जख्मी करना उसकी सबसे खूबसूरत चालों में से एक थी। इतना सब कुछ साफ होने के बाद भी टाइलर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि वो एक हाइड है। वेडनेसडे यहाँ अकेले नहीं आई थी, वो अपने साथ अपने दोस्तों को भी लाई थी। टाइलर को ये एक घटिया मजाक लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है, पर उसे जाने कौन देगा। प्रियंका अपनी सायरन शक्ति से टाइलर को कंट्रोल करती है, पर वो सब उसे बंदी बना लेते हैं। टाइलर के पिता ने एक आउटकास्ट से शादी की थी। टाइलर की माँ एक हाइड थी। टाइलर अभी भी खुद पर लगे सारे इल्जाम गलत ठहराता है। वेडनेसडे अब अलग पैंतरे आजमाने लगती है। वो उसे टॉर्चर करती है जिससे उसके अंदर का हाइड बाहर आ सके, पर उसके दोस्त इस काम में शामिल नहीं हो सकते। उन्हें ये पागलपन लगता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ये खबर पहुँच जाती है प्रिंसिपल विलियम्स एंड शेरिफ गेल्पिन तक। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जब भी डॉक्टर किनबोर्ड टाइलर के सेशन में उसकी माँ की बात छेड़ती थी तो वो चिढ़ जाता था, एकदम से चुप हो जाता था, जैसे वो कोई और इंसान बन गया हो। टाइलर के दिमाग पर अपनी माँ को खोने का जो घाव है वो कहीं ज्यादा गहरा है। इसी वजह से उसके अंदर का हाइड जाग गया होगा। सीन वापस वेडनेसडे पर आता है। टाइलर ने अपना असली रूप अभी तक नहीं दिखाया। वेडनेसडे का असली टॉर्चर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। उससे पहले ही पुलिस वहां जाती है एंड वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रिंसिपल विलियम्स की बदौलत शेरिफ वेडनेसडे पर किडनैपिंग का चार्ज नहीं लगाते। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ होना बाकी है। टाइलर के ये शब्द वेडनेसडे की नींद खराब करने के लिए काफी थे। प्रिंसिपल विलियम्स वेडनेसडे को नेवरमोर से एक्सपेल कर देती है।
क्योंकि अब हद पार हो चुकी है। वेडनेसडे के लिए नेवरमोर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब वेडनेसडे क्या करेगी? वो जेवियर से मिलने जाती है, उसे जेल से छुड़ाने, और उसे सच भी बताती है असली हाइट टाइलर है। वेडनेसडे को जेवियर की मदद चाहिए, कुछ बुरा होने वाला है, और वो भविष्यवाणी भी। यहाँ जेवियर का गुस्सा स्वाभाविक है और वो वेडनेसडे को नेवरमोर से जाने को कह देता है। और वेडनेसडे ही ना होगी तो ऐसा कुछ जो होने वाला है वो होगा ही नहीं। वेडनेसडे वापस आ जाती है। अब वो नेवरमोर से जा रही है। नेवरमोर को अलविदा कहने का समय आ गया, लेकिन उससे पहले वो यूजीन से मिलने जाती है। खुशकिस्मती से यूजीन को होश आ गया। वेडनेसडे यूजीन से माफी मांगती है, उसे डांस में नहीं जाना चाहिए था। यूजीन से उसे उस रात के बारे में पता चलता है। किसी ने गुफा में आग लगा दी थी। वो काले कपड़ों में था और लाल बूट्स पहने थे। वेडनेसडे को सबसे बड़ा सबूत मिल चुका था। वो अब तक गलत समझ रही थी। डॉक्टर किनबोर्ड निर्दोष है। वो लाल बूट्स, ऐसे बूट्स सिर्फ मिस थॉर्नेल पहना करती है। वेडनेसडे मिस थॉर्नेल को अचानक से उनकी लैब में आकर चौंका देती है। वो अपने पौधों पर नाइट शेड्स का जहर और कुछ केमिकल से एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वेडनेसडे अपने साथ टाइलर को लेके आई थी। उसने वेडनेसडे को सब बता दिया। वेडनेसडे को पूरी कहानी समझ आ जाती है। शुरू में वेडनेसडे ने डॉक्टर किनबोर्ड पर टाइलर को हिप्नोसिस से जगाने का गलत इल्जाम लगाया, पर मिस थॉर्नेल ने यह काम जरूर किसी केमिकल से किया होगा। मिस थॉर्नेल कैल्विन फैमिली का राज जानती थी, इसलिए उसने टाइलर को चुना। उसकी माँ की असलियत बताकर उसे अपने जाल में फंसाया होगा। टाइलर नहीं जानता था कि इस सच से उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। शुरू में उसे जंजीर से बांधकर गुफा में रखा होगा, पर बाद में उसे गुलामी मंजूर हो गई। और जब डॉक्टर किनबोर्ड को टाइलर पर शक हुआ तो मिस थॉर्नेल ने उसे मरवाकर जेवियर को फंसवा दिया। अब मिस थॉर्नेल टाइलर से कहती है, टाइलर मेरे बच्चे, इसका मुंह बंद करा दो अपनी मामा की खातिर। मिस थॉर्नेल ने टाइलर का अच्छे से ब्रेन वॉश किया है। उसे लगता है टाइलर उसके लिए कुछ भी करेगा, पर किसने कहा वो टाइलर है? टाइलर के भेस में प्रिंसिपल वीम्स। टाइलर तो स्टेशन पर वेडनेसडे का इंतजार कर रहा है। मिस थॉर्नेल ने उसे वहां भेजा था अपने मकसद के लिए, ताकि वेडनेसडे यहाँ से ना जा पाए। वेडनेसडे ही तो मिस थॉर्नेल के खेल का सबसे बड़ा मोहरा है। प्रिंसिपल वीम्स कहती है इस बात को और बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, और तभी मिस थॉर्नेल प्रिंसिपल वीम्स को वो नाइट शेड्स के जहर का इंजेक्शन लगा देती है। प्रिंसिपल वीम्स कुछ ही पलों में अपना दम तोड़ देती है, और फिर मिस थॉर्नेल वेडनेसडे के सर पे पीछे से वार कर देती है, जिससे वेडनेसडे बेहोश हो जाती है। थिंग चुपके से देख रहा था। यहाँ एनेट को देखते हैं, जो एजेक्स के साथ रंगीन हो रही थी। एनेट के पास यूजिन का कॉल आता है। वेडनेसडे प्रिंसिपल वीम्स को मिस थॉर्नेल का असली चेहरा दिखाने गई है, और दोनों की अभी तक कोई खबर नहीं। जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे वही है। थिंग भी वहाँ आता है और एनेट को सब बताता है। मिस थॉर्नेल वेडनेसडे को क्रैकस्टोन की गुफा में ले जाती है। वेडनेसडे को होश आ चुका था, पर वो बंधी हुई थी। यहाँ मिस थॉर्नेल और टाइलर किसी रिचुअल की तैयारी कर रहे थे। टाइलर उन बॉडी पार्ट्स को जोसेफ क्रैकस्टोन की वापसी के लिए जमा कर रहा था, ताकि आउटकास्ट के विनाश का काम पूरा हो सके। उन सब का वेडनेसडे से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है क्योंकि वेडनेसडे ही चाबी है। गुडी एडम्स ने कहा था असली कुंजी तुम हो। गुडी एडम्स का क्रैकस्टोन को माना काफी नहीं था, उसने क्रैकस्टोन की आत्मा को श्राप भी दिया। गुडी ने क्रैकस्टोन की कब्र पर ताला लगाया है। उसे उसके खरे वंशज ही खोल सकते हैं, एक जिंदा वंशज जो ब्लड मून की रात यहाँ मौजूद हो। और आज ब्लड मून की रात है। एक तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ जेवियर को कहीं पर ले जा रहे हैं। शेरिफ के पास खबर आती है नेवरमोर में कुछ गड़बड़ है। शेरिफ अपनी कार नेवरमोर की तरफ मोड़ देते हैं। अब वापस आते हैं। यहाँ मिस थॉर्नेल वेडनेसडे के खून से उस कब्र का ताला खोल देती है। फिर वो गुडी एडम्स की द बुक ऑफ शैडोज से कुछ मंत्र पढ़ती है, जिसे मिस थॉर्नेल ने पिलग्रिम वर्ल्ड के मीटिंग हाउस से चुराया था। इसके बाद होता है जोसेफ क्रैकस्टोन का पुनर्जन्म। वेडनेसडे यहाँ अपने हाथ छुड़ा लेती है, पर क्रैकस्टोन वेडनेसडे को चाकू मार देता है, और फिर वो वहाँ से नेवरमोर की ओर जाते हैं। मौत वेडनेसडे के पास आ चुकी थी। तभी गुडी की स्पिरिट वहाँ आती है। गुडी कहती है हमें क्रैकस्टोन के सीने पर छुरा मारना होगा, एक स्पेशल हथियार। और गुडी का ब्लड रिलेशन यानी वेडनेसडे, यही एक उपाय है उसे हमेशा के लिए खत्म करने का। पर उसके लिए वेडनेसडे का सही होना भी तो जरूरी है। गुडी उसके घाव भर सकती है। वेडनेसडे के पास जो लॉकेट है उसकी माँ ने उसे दिया था, वो कोई आम लॉकेट नहीं है। उसके जरिए वो अपने पूर्वज से संपर्क बना सकती है। उसके जरिए गुडी वेडनेसडे के शरीर में जाकर उसके घाव भर सकती है, लेकिन उसके बाद वेडनेसडे गुडी को कभी नहीं देख पाएगी। गुडी वेडनेसडे के घाव भर देती है। यहाँ एनेड और उसके दोस्त मिलकर नेवरमोर को खाली करवाते हैं, क्योंकि खतरा आ रहा है। बियंका अपने सायरन सॉन्ग से सबको नेवरमोर से बाहर जाने को कहती है।
इनिड और थिंग मिलकर वेडनेसडे को ढूंढने जाते हैं। बीच रास्ते में अचानक से इनिड वेयरवुल्फ में बदलने लगती है। आज ब्लड मून की रात थी। वेडनेसडे नेवरमोर की तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि नेवरमोर क्रेकस्टोन की आग में चलने वाला है। पर वेडनेसडे के बीच टायलर होता है। टायलर यहाँ अपना असली चेहरा दिखाता है। वो हाइड में बदल जाता है और वेडनेसडे पर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले उसे वेयरवुल्फ से निपटना होगा। वेडनेसडे समझ जाती है वो इनिड है। एक तरफ हम देखते हैं शेरिफ गैल्पिन को। वो टायलर को ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने उस पर ट्रैकर लगाया हुआ था क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं शक था कि वो मॉन्स्टर टायलर हो सकता है। जेवियर गाड़ी में अकेला रह जाता है क्योंकि शेरिफ जंगल में चले गए थे। थिंग वहाँ पहुँच जाता है और जेवियर को छुड़ाता है। एक तरफ यहाँ नेवरमोर में जोसेफ क्रेकस्टोन का कहर बरसने लगा था। दूसरी तरफ इनिड और टायलर की घमासान लड़ाई हो रही थी। इस दृश्य को शेरिफ अपनी आंखों से देखते हैं और हाइड से कहते हैं, टायलर ये तुम हो। इनिड ने टायलर को पछाड़ दिया था, जिसके बाद टायलर अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है, बेहोश हालत में। वेडनेसडे नेवरमोर आ चुकी थी। उसे वो स्पेशल हथियार भी मिल जाता है, उसी के वंश का। उसी से उसकी माँ ने गैरेट को मारा था। वेडनेसडे मैदान में आ चुकी थी एंड जेवियर भी। उसके सामने दीवार बनकर खड़ा था जोसेफ क्रेकस्टोन। जेवियर उस पर तीर चलाता है जो कि उल्टा पड़ जाता है। जेवियर को बचाने के लिए वो तीर वेडनेसडे अपने ऊपर ले लेती है। उसके बाद वेडनेसडे एंड क्रेकस्टोन में 1-on-1 फाइट शुरू हो चुकी थी, पर क्रेकस्टोन की जादुई छड़ी के आगे वेडनेसडे हिल भी नहीं पाती और उसकी तलवार भी टूट चुकी थी। तभी पीछे से बियांका तलवार क्रेकस्टोन के आर पार कर देती है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता। जैसे ही क्रेकस्टोन का ध्यान वेडनेसडे से हटा, वेडनेसडे वो तलवार का टुकड़ा उठाकर उसके सीने में उतार देती है। जोसेफ क्रेकस्टोन जलकर राख हो जाता है और यहाँ जोसेफ क्रेकस्टोन का अंत होता है। क्रेकस्टोन तो खत्म हो गया, पर लॉरेल गेट्स अभी जिंदा है। वो कुछ करते उससे पहले यूजिन की फौज उस पर हमला कर देती है। यूजिन भी आ चुका था अपनी मधुमक्खियों की फौज के साथ। मिस थॉर्नेल और लॉरेल गेट्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद पूरा नेवरमोर रियूनाइट होता है एंड फाइनली वेडनेसडे इनिड को हक करती है, बेस्ट डुओ ऑफ नेवरमोर। अब हम देखते हैं नेवरमोर को नए प्रिंसिपल की जरूरत है। जेवियर की तरफ से वेडनेसडे को एक तोहफा, नया मोबाइल फोन। सभी क्लासेस कैंसिल होने की वजह से अब समय है छुट्टियों का। अपने घर जाने का समय आ गया। क्या वेडनेसडे की कहानी यही खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल नहीं। एंड में हम देखते हैं वेडनेसडे का पहला स्टोकर। सीजन 2 में पता चलेगा कि वो कौन है और लगता है ये जबरदस्ती की छुट्टी काफी दिलचस्प रहेगी। उसकी नॉवल पूरी हो गई, पर कुछ सवालों के जवाब मिलना अब भी बाकी है। जेरिको के गहरे साए में अब भी कुछ राज छिपे हैं। क्या लॉरेल गेट्स और टायलर ही इस खेल के मोहरे थे? क्या आज का स्टोकर कल का श्राप बन जाएगा? और इसी सस्पेंस के साथ पहला सीजन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो इसके सीजन 2 पर होने वाली है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, स्टे ट्यून। और तब तक के लिए देखते रहिए